जय हिंद दोस्तों। तो मैं डीसी मशीन में स्टार्ट किया था डीसी जनरेटर की मैंने क्रियाविधि बता दिया और उसके कुछ पार्ट भी बता दिए हैं। इसमें अब जो बताना रह गया है तो वो आपके कार्बन ब्रशेस से स्टार्ट करने हैं। कम्यूटेटर तक आपको मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा। तो जो कम्यूटेटर होता है वो बताया था हार्ड राउंड कॉपर का बना होता है और वह आर्मेचर में ही लगा होता है। और आर्मेचर में जो कम्यूटेटर लगा होता है तो कम्यूटेटर से जो ब्रश होता है वो क्या होता है, जुड़ा होता है, स्पर्श करता है। यदि मान लीजिए कि हम कार्बन ब्रश कुछ इस प्रकार से नहीं लगाते, माना कि ये क्या है, ये मेरा कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर है। अब हमने क्या किया था, कार्बन ब्रश को इसके ऊपर लगा लिया था, कार्बन ब्रश को इसके ऊपर ऐसे लगा दिया था। तो यदि हम कार्बन ब्रश को ऐसे नहीं लगाते तो इसमें यदि जोड़ के रखते तो क्या होता, आर्मेचर के साथ हम ज्वाइंट करके रखते हैं, जैसे सिंपली तार जोड़ के रख देते हैं। तो जैसे ही आर्मेचर घूमना प्रारंभ करता तो वो कार्बन जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वो क्या हो जाता, उसके साथ में ऐंठ जाता और टूट जाता। तो हमको ऐसे स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए हमको इस प्रकार से स्पर्श करते हुए कार्बन ब्रश को रखने की हमको आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए हम यहाँ पास कार्बन ब्रश को ऐसे रखते हैं कि उसमें उसके कम्यूटेटर में दिक् परिवर्तक में स्पर्श करे, टच करे और उसके साथ घूमे ना, वो अस्थायी रहे। तो इस प्रकार से हमारा उसमें एमएफ को बाहर निकालना संभव हो पाएगा। तो मैंने कार्बन ब्रश ले लिया, इसको मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए ये मेरा टेप है। आपको समझने के लिए मैं मान लेता हूँ क्या है, हमारा कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर है, यहाँ बहुत सारे सेगमेंट कटे होंगे, इसके बहुत सारे खांचे कटे होंगे जिसको हम सेगमेंट बोलेंगे। तो इसके ऊपर ही क्या करेगा, ये हमारा कार्बन ब्रश हो गया। कार्बन ब्रश इसके ऊपर ही क्या कर रहा था, ऐसे स्पर्श कर रहा था। कार्बन ब्रश क्या कर रहा था, स्पर्श कर रहा था। कार्बन ब्रश स्थिर है, स्थिर जो उसके एक जो डीसी मोटर होती है या डीसी जनरेटर होती है दोनों में। तो डीसी जनरेटर की हम बात करेंगे कि उसके पीछे साइड और इसके फ्रंट साइड में, बैक साइड और फ्रंट साइड में इंड प्लेट लगी होती है। क्या, इंड प्लेट लगी होती है। और जो इंड प्लेट होती है उससे पहले ही एक रॉकर प्लेट लगी होती है। तो रॉकर प्लेट में ही स्थिर होता है हमारा कार्बन ब्रश। रॉकर प्लेट में पहले तो एक होल्डर रखा होता है, उसके होल्डर में क्या होती है, हमारी कार्बन ब्रश होते हैं। जैसे उसको हम रॉकर प्लेट होल्डर बोलेंगे। जैसे आप अपने घर में किसी बल्ब को होल्ड करने के लिए, होल्ड करके उसको अस्थायी रखने के लिए होल्डर का यूज़ करते हैं, बल्ब होल्डर का यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पास कार्बन ब्रशेस के क्या अस्थायी रखने के लिए, होल्ड करके पकड़ के उसको रखने के लिए हम होल्डर का यूज करते हैं। तो वो होल्डर होते हैं हमारे ब्रश होल्डर, चूँकि हमने वहाँ पास ब्रश को होल्ड करके रखा है। तो उसको हम डायग्राम में कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि वो कैसे रखे होते हैं। सबसे पहले तो हम आर्मेचर बना के दिखाएं आपको कि आर्मेचर की संरचना यहाँ पास कैसी है। टेढ़ा हो गया। यहाँ पास इस प्रकार से हम क्या बना लिए, आर्मेचर बना लिए। अब इस आर्मेचर के क्या पीछे था, यहाँ पास आर्मेचर है, इसको मैंने इस प्रकार से आर्मेचर बना दिया। और आर्मेचर के जो पीछे होते हैं एक कम्यूटेटर होता है। क्या है, ये कम्यूटेटर है। जो कम्यूटेटर के ऊपर हमारा ब्रश जो है तो स्पर्श करेगा, यहाँ पास हमारा क्या करेगा, ब्रश जो है तो स्पर्श करेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, अब ब्रश बनाते हैं। तो जो ब्रश है हमारा, तो इसको इस प्रकार से क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ये हो गया हमारा ब्रश। और इस जो कॉइल में होगी हमारी क्या,
ईएमएफ उत्पन्न होगी। आर्मेचर की क्या होगी, कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगी। इस प्रकार से हमने तिरछे इसके क्या रखे थे, कॉइल रखे थे। तिरछे रखने का कारण यह है कि इसमें जो कंपन होगा, क्या वाइब्रेट होगा, वो क्या होगा, कम होगा। वाइब्रेट को कम करने के लिए, कम रखने के लिए इसको हम क्या करते हैं, तिरछे रखते हैं। मेन तो इसका तिरछे रखने का यूज मोटर में हमको समझ में आता है, मोटर में आपको बताया जाएगा कि क्यों तिरछे रखते हैं। लेकिन यहाँ जनरेटर में भी वाइब्रेट को कम करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो आर्मेचर के जो स्लॉट होते हैं, खाँचे होते हैं, उस खाँचों में इस प्रकार से हमने क्या किया था, कंडक्टर को रख दिया था। और प्रत्येक कंडक्टर को कहाँ हमने रख दिया था, इसके जो कम्यूटेटर होते हैं, तो कम्यूटेटर में हमने प्रत्येक कंडक्टर को जोड़ के रख दिया था। जितने कम्यूटेटर की संख्या होगी उतने ही कंडक्टर की संख्या होगी। मैंने यह चीज़ पहले बता दिया था। ये पीछे साइड क्या है, कम्यूटेटर का जो शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट है, ये आगे साइड बड़ा है। यहाँ पास हमने एक लॉक पिन लगाया था और इधर को हमने फैन भी लगाया था। जो बड़ी मशीन होती है, तो बड़ी मशीन में जो एल्युमिनियम को होता है उसको फोर्जिंग वगैरह करके मजबूत एक फैन बनाते हैं। वो हल्का होता है इसलिए हम एल्युमिनियम को बनाते हैं। और छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का ही बना देते हैं, छोटी मशीनें जो होती हैं। तो ये फैन होता है, उसमें बताया था जो त्रिज्यी होती है और एक होती है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब उसमें कटे होते हैं जिससे उसमें हवा प्रवेश करे और वह शीतलन का काम करे। तो वह आर्मेचर के अंदर ही होते हैं, कुछ इस प्रकार से कटे होते हैं, आप देखे होंगे। तो और जो यहाँ पास जो इसमें बाइंडिंग हम करते हैं, वायर जो लगाते हैं, वो हमेशा कॉपर की लगाते हैं। आप कोई भी मशीन को देखेंगे, आर्मेचर को देखेंगे, तो इसमें जो बाइंडिंग आपका किया होगा वो आपका होगा किसका, उसका एल्युमिनियम का नहीं होगा। एल्युमिनियम का नहीं लगाते, हमेशा ही कॉपर का लगाते हैं, तांबे का लगाते हैं। तो आप पूछेंगे एल्युमिनियम का क्यों नहीं लगाते हैं, तो एल्युमिनियम हम मानते हैं कि सस्ता है, एल्युमिनियम का लगाना चाहिए। लेकिन वह जो एल्युमिनियम होता है तो उसको करंट की जो डेंसिटी होती है, करंट को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, वो अपेक्षाकृत कॉपर के कम होती है। सीधा सा बोले तो कॉपर की जो चालकता है वो उच्च होती है अपेक्षाकृत एल्युमिनियम के। तो एल्युमिनियम में उतनी क्षमता नहीं होती कि वो कॉपर करंट को एकत्रित करके रखे या अच्छे से प्रवाहित करा सके। तो उसको यदि हम मान लीजिए हमको यहाँ पास हमने इतना मोटा क्या लिया, कॉपर लिया। अब इसमें से कितना हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही, ठीक है। यहाँ पास 12 एम्पियर प्रवाहित हो रही। और हमको यदि इसी की जगह कॉपर लगाना, एल्युमिनियम लगाना पड़ेगा। ये कॉपर है, एल्युमिनियम लगाना पड़ेगा, तो फिर हमको इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना लेना पड़ेगा, हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा। ज़्यादा लेना पड़ेगा तब जाके हम क्या कर पाएंगे, इससे 12 एम्पियर धारा प्रवाहित करा पाएंगे। यदि हम इतने ही मोटाई के लेते हैं कि जितने मोटाई किए हैं, तो इतने मोटाई के लेते हैं, सेम इतने ही मोटाई के लेते हैं हम एल्युमिनियम को, तो फिर हमारी जो धारा होगी वो 12 नहीं बल्कि 10 एम्पियर ही प्रवाहित होगी। कहें तो जो चालक होता है ना, तो चालक में मान लीजिए कितनी प्रवाहित हो रही धारा, उतने ही कंडक्टर में, चालक में यदि हमारी 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही, किसमें, एल्युमिनियम में 1 एम्पियर प्रवाहित होगी, तो हमारी जो यहाँ पास लिखते हैं ना इसके सामने, एल्युमिनियम में यदि 1 एम्पियर प्रवाहित होगी तो इसमें जो कॉपर होता है तो उसमें 1.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो कहें तो इसका इतने गुना होता है, 1.2 गुना होता है। जो एल्युमिनियम की अपेक्षाकृत कॉपर का वायर है, तो उसमें इसके अपेक्षाकृत इसमें 1.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, इसके अपेक्षाकृत इतने गुना प्रवाहित होती है। ये चीज़ समझ में आई। और दूसरी चीज़ क्या है कि एल्युमिनियम तो हल्का है, चलो ठीक है, घुमाने के लिए भी हमको आसान रहेगा, लेकिन इसकी मोटाई हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा। जितनी हमको करंट क्षमता है उतना तो हमको देना या लेना ही पड़ेगा। तो फिर हमको उसकी मोटाई को ज़्यादा रखना पड़ेगा। मोटाई को ज़्यादा रखेंगे तो उसकी आर्मेचर का जो क्या है पूरा साइज़ है वो बढ़ जाएगा। आर्मेचर का साइज़ बढ़ेगा तो मशीन की साइज़ बढ़ेगी, मशीन की साइज़ बढ़ेगी तो वह कॉस्टली हो जाएगी, वो महंगी हो जाएगी और भारी भरकस भी हो जाएगी। तो वहाँ पास हम एल्युमिनियम का इतने के लिए, वायर मात्र के लिए कितना, एल्युमिनियम मान लेते हैं 500-600 रुपये केजी होगा, तो कॉपर कितना होगा, 1000 रुपये केजी होगा, इतने ना। तो कुछ पैसे के लिए हम उधर साइड ज़्यादा लॉस नहीं करते, हम
उसके बजाय कॉपर के, एल्युमिनियम के बजाय हम कॉपर ही यूज कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि हमेशा कॉपर का ही यूज करते हैं इसमें आर्मेचर वाइंडिंग के लिए। बात कर रहे थे कार्बन ब्रश को, तो कार्बन ब्रश क्या करता है, जो इसमें कॉइल में जो ईएमएफ उत्पन्न हुई है, ऐसी प्रकार की जो ईएमएफ उत्पन्न हुई है, उसको कहाँ ले जाएगा, कम्यूटेटर में ले जाएगा। यहाँ राइजर की सहायता से हमने सोल्डरिंग कर रखा है और कम्यूटेटर के पास राइजर की सहायता से हमने क्या किया है, सोल्डरिंग कर रखा है। अब जो इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगी वो हमारी कम्यूटेटर तक पहुंच चुकी है। अब कम्यूटेटर तक पहुंच चुकी है, यदि हम सीधा तार को जोड़े, बताए ना, तार को जोड़ देंगे, सीधा तार को जोड़ देंगे, जैसे हमने जोड़ देते हैं, तो वो तो घूमता हुआ एक पार्ट है और एक अस्थायी रहेगा, वो तो ऐंठ जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो एक को हम कार्बन ब्रश को ऐसा रखते हैं कि वो घूमता भी रहे, तो उससे स्पर्श करता रहे और हमारा टूटे ना, और हमारी निरंतर जो धारा है तो आउटपुट में बाहर की ओर निकालता रहे। तो कम्यूटेटर के यहाँ पास यही काम है कि पूरी जो ईएमएफ है तो उसको, जो कम्यूटेटर पर ईएमएफ मिल रही है उसको संग्रहित करके बाहर हमको निकाल के देगा। ये काम होता है हमारा किसका, कार्बन ब्रशेस का, इसका काम होता है, ये कार्बन ब्रशेस है। तो पूरी ईएमएफ को कह सकते हैं या तो धारा को पूरा संग्रहित करके कहाँ ले जाएगा, हमको आउटपुट में निकाल के हमको देगा। तो इसका काम यही होता है। आउटपुट में किसको देगा, हमारे लोड को देगा। धारा तब प्रवाहित होगी, धारा तब कहेंगे जब हम लोड लगाएंगे, लोड नहीं लगाएंगे तो हम यही कहेंगे कि ईएमएफ को ले जा रहा, और लोड लगा देंगे तो हम कहेंगे धारा को ले जा रहा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कार्बन ब्रश की। मेन मुद्दा हम आते हैं कार्बन ब्रश पर। तो कार्बन ब्रश हम नाम लेते लेते ऐसे हमको रट जाता है कि कार्बन ब्रश मतलब, ये तो शक ही नहीं होता कि इसमें किस चीज़ का बना होगा। ये तो तय है कि कार्बन है तो कार्बन का ही बनेगा, कार्बन ब्रश है तो कार्बन का ही बनेगा। तो कार्बन ब्रश के ऊपर हम करते हैं अब चर्चा। कार्बन की जगह हम और किसी चीज़ का भी ले सकते थे, उससे अच्छी तो हमारी जो चालकता है तो कॉपर की है, कॉपर को हम ले सकते हैं। एल्युमिनियम है और बहुत सारे अन्य धातु हैं जो हम ले सकते हैं कार्बन के बजाय। तो कार्बन ही क्यों चूज किया गया, ग्रेफाइट भी हो सकता था। तो कार्बन इसलिए हम चूज किए कि कार्बन एक ऐसा इसको हम सेमीकंडक्टर में नहीं रखते हैं। कार्बन को आपको याद रखना है, यह सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है, तो इसको हम सेमीकंडक्टर में भी नहीं रखते, अर्धचालक में भी इसको हम नहीं रखते हैं। तो जो कार्बन होता है तो यह क्या करता है कि इसमें यदि लगा है, कम्यूटेटर में लगा है, तो उसमें थोड़ा भी खुरदुरा होगा, इतना तो चिकना होगा नहीं, रहता पूर्ण रूप से चिकना ही बनाया जाता है लेकिन 100% चिकना भी नहीं रहता। तो उसमें खुरदरे की वजह से फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा और वह क्या होगा, घिसना प्रारंभ होगा। तो वह क्या करता है कि घिस जाता है, स्वयं घिस जाएगा, परंतु कम्यूटेटर को घिसने नहीं देगा। उसकी यह एक बहुत अच्छी विशेषता है। इसके स्थान पे हम देखें कि यदि हम कॉपर को लेते हैं तो वो तो घिसेगा खुद नहीं, इतना जबरा रहेगा, खुद नहीं घिसेगा और इसको तोड़ फोड़ के रख देगा। तो कार्बन ब्रश यहाँ पास हमको कॉपर ब्रश यूज करना हमारे लिए सही नहीं है। तो कार्बन ब्रश क्या करता है, स्वयं घिस जाता है परंतु वह घिसने नहीं देता किसको, कम्यूटेटर को। दूसरी चीज़ इसकी यह अच्छी विशेषता है कि जितना घिसेगा, जितना गर्म होगा, जितना हीट होगा, वो क्या करेगा, उसको लुब्रिकेट प्रदान करेगा, स्नेहल प्रदान करेगा, चिकनापन लाएगा। तो उसको क्या करता है, यह कार्बन ब्रश चिकनापन लाता है, उसमें लुब्रिकेट का काम करता है। अब उसमें चिकनापन लाएगा, थोड़ा बहुत घास इसमें लग गया तो उसको हमको साफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो कपड़ा लेंगे और हम CTC लेंगे, CTC कपड़ा लेंगे और CTC लेंगे। इस CTC की सहायता से हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश के जो कचरे होते हैं या जो जम जाता है तो उसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की सहायता से, उसको जेली पदार्थ होता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उसको पूरा क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि कार्बन ब्रश को जो जम जाता है, काला काला लग जाता है, उसको हम किससे साफ करते हैं, तो वो होता है CTC। यहाँ पास अग्निशामक यंत्र पर मत जाइएगा, ये CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इसकी सहायता से हम उसमें साफ करेंगे। अब इसमें हमने कार्बन ब्रश को यूज किया, तो अब हम देखते हैं इसको। आपको इसमें समझना है
नोट करने के लिए PDF लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पास पूरी PDF मिल जाएगी और आपको वहाँ से नोट कर लेना है। यहाँ मात्र आपको समझना है। तो बताने ये वाला था कि जो कार्बन ब्रश होती है, तो कोई हमारी मशीन हो गई, यहाँ पास मशीन हो गई, इस मशीन में क्या लगे होते हैं, मैग्नेट हमने लगा दिया, यहाँ इस मशीन में हमने मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पास चुंबक लगे होते हैं और यहाँ पास भी क्या लगे होते हैं, चुंबक लगे होते हैं, N ध्रुव और S ध्रुव। इस चुंबक तो इस मशीन में देखें तो यहाँ पास लगी होती है क्या, यहाँ पास कवर लगा होता है। ये जो फैन होता है तो इस मशीन के क्या होता है, अंदर ही होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, कवर हो गई। यहाँ पास ही बियरिंग लगा होता है और यहाँ पास ही क्या लगा होता है, बियरिंग लगा होता है। तो इस मशीन के ये तो पूरा बॉडी हो गया, बॉडी के बारे में मैं बताया था, लेकिन इसके जो दोनों ओर से ढकते हैं तो उसको बोलते हैं एंड कवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंड कवर बोलते हैं, अंतिम कवर, मतलब जो कवर करके रखता है, ढक के रखता है, तो वो एंड कवर होता है। अब दोनों एंड कवर का अलग अलग नाम है। तो जो सामने है तो उसको फ्रंट एंड कवर बोलेंगे और जो पीछे है तो उसको हम बोलेंगे बैक एंड कवर बोलेंगे, उसको हम बैक एंड कवर बोलेंगे, और जो सामने है तो उसको फ्रंट एंड कवर बोलेंगे। तो इस जो बैक पीछे साइड जो कवर है, एंड कवर है, तो इसके ये पूरा कवर है। तो यही पास एक लगा होता है क्या, हमारा रॉकर प्लेट लगा होता है। रॉकर प्लेट जो लगा होता है तो गोलाकार होता है, रॉकर प्लेट पूरा क्या होता है, गोलाकार होता है। इसी रॉकर प्लेट में लगे होते हैं कार्बन ब्रश के लिए होल्डर लगे होते हैं, जो ब्रश को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पास क्या लगे होते हैं, होल्डर लगे होते हैं, और इधर साइड भी क्या लगे होते हैं, होल्डर लगे होते हैं। इसके अंदर ये रॉकर प्लेट है पूरा, ये पूरा रॉकर प्लेट है, तो रॉकर प्लेट लगे होते हैं। अब इसी के अंदर हम कार्बन ब्रश को रखते हैं। कार्बन ब्रश को रखने से पहले हमको यह ध्यान देना होता है कि इसको इंसुलेट करना पड़ता है। यहाँ पास हमने इंसुलेट करके ये पूरा रख लिया है, मतलब एक इंसुलेशन की लेपन हमने प्रत्येक चढ़ा दिया। इसके बाद ही हम इसमें क्या रखेंगे, कार्बन ब्रश रखेंगे, अन्यथा हमारा कार्बन ब्रश क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जब हम इन दोनों सिरों को जोड़ेंगे, किसी कारण बस टच हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगी, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो धारा होती है वो क्या होती है, अनंत प्रवाहित होती है, उसका रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है, तो धारा अनंत प्रवाहित होती है। और जब धारा अनंत प्रवाहित होगी तो हमारे इस जो कॉइल लगे हैं, आर्मेचर के कंडक्टर लगे हैं, धारा अनंत प्रवाहित होगी, I²R होगा, लॉसेस होगा, और वहाँ पास हीट होगा और वो जल जाएगा। तो इससे हमारी खराबी हो सकती है। तो कार्बन ब्रश को हम क्या करते हैं, शॉर्ट ना हो, यह जले ना, शॉर्ट ना हो, इसके लिए हम क्या यहाँ पास इंसुलेशन करके रखे हैं। तो इंसुलेट कर दिया मैंने। अब उसके बाद हम यहाँ पास किसको रखते हैं, कार्बन ब्रश को रखते हैं। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, इस रॉकर प्लेट में, रॉकर प्लेट के जो ब्रश होल्डर है यहाँ पास हमने कार्बन ब्रश को रख दिया। कार्बन ब्रश को रख दिए। अब जो यह कार्बन ब्रश है तो क्या करेगा, कार्बन ब्रश का जो तल है वो कम्यूटेटर से क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो कार्बन ब्रश तो आप कहेंगे कि ये तो जो हमारा आर्मेचर होता है तो उसका शेप इस प्रकार से होता है। तो हम कहेंगे कि जब शेप इसका इस प्रकार से होता है तो कार्बन ब्रश हमको फ्लैट नहीं बनाना है, फिर ऐसे फ्लैट नहीं बनाना है, इसका भी आकार हमको कुछ ऐसे ही देना है ताकि इसको पूर्ण रूप से कवर करके ढक के रखे। तो फिर आप कहेंगे इसका आकार तो हमको कार्बन ब्रश का आकार थोड़ा सा वक्राकार बनाना चाहिए, तब जाके ये क्या करेगा, यहाँ कम्यूटेटर को पूरा स्पर्श करके रखेगा। ये जैसे हो गया हमारा कम्यूटेटर, यहाँ कम्यूटेटर हो गया। तो इसको हम कब पूरा ढक के रख पाएंगे, जब इसकी आकार को हम इसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो वक्राकार आकार से यदि हम कार्बन ब्रश को बनाते हैं तो यह क्या करेगा, पूरा ऐसे ढक के रखेगा। तो कार्बन ब्रश को हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पास वक्राकार बनाते हैं। तो वक्राकार पहले तो मैंने फ्लैट बनाया था, इस प्रकार बनाया था, फिर हमने देखा कि ये पूर्ण रूप से रेस्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए जैसे हम लोग रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, बेड चाहिए होता है। बेड के ऊपर हम लोग रेस्ट करते हैं तो उसको बेड बोलते हैं।
ये भी, इसका भी एक यह क्या है, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, आराम से काम करने के लिए यह क्या है, बेड है। तो इसको हम कहेंगे, जो हमने इसको ऐसे वक्राकार बना दिया और उस पर वह आराम से काम कर पा रहा, तो इसको हम बोलते हैं बेडिंग। क्या बोलेंगे, इसको हम बेडिंग बोलते हैं। तो यह क्या कर रहा है, कार्बन ब्रश जो है, तो यहाँ पास जो आर्मेचर होगा, यहाँ पास आर्मेचर होगा कहीं, आर्मेचर का जो कम्यूटेटर होगा, तो कम्यूटेटर पर क्या कर रहा है, बेड कर रहा है, आराम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बेडिंग। अब यहाँ पास कार्बन ब्रश को हमने क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया, मतलब वक्राकार कर दिया, इसके आकार को क्या कर दिया हमने, वक्राकार कर दिया। अब जो हमने कार्बन ब्रश को यूज तो कर लिया, पर इसकी कुछ हमको खासियत देखनी पड़ेगी कि क्या यह बोल्ट वगैरह कितनी अपने पास रख सकता है, कितने बोल्ट को यह प्रवाहित कर सकता है, या कितनी बोल्ट को यह ड्रॉप करता है, यानी कितने धारा को प्रवाहित करता है, या फिर कितनी बोल्ट को यह खपत करता है, ड्रॉप करता है। कार्बन ब्रश जो कार्बन है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत कॉपर के, तो कॉपर तो हमने यूज नहीं किया, तवा के कार्बन ब्रश यूज कर लिया, तो इसका वोल्टेज जो ड्रॉप होगा तो उसको देखते हैं। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, कार्बन ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कॉपर से ज़्यादा होता है। तो कॉपर का हम ब्रश वहाँ यूज करते हैं जहाँ छोटी मशीन हम बनाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमको ज़्यादा धारा लेनी हो तो वहाँ पास हम कॉपर ब्रश का यूज करेंगे। जहाँ हमको छोटी मशीन में धारा ज़्यादा आवश्यकता पड़ती हो वहाँ हम किसका यूज करेंगे, कॉपर ब्रश का यूज करेंगे। और जहाँ हमको धारा क्या लेनी हो, वोल्टेज उच्च लेनी हो, तो वहाँ पास हम कॉपर ब्रश का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पास हम अपना यही यूज करेंगे, कार्बन ब्रश का ही यूज करेंगे। तो उसमें फिर कार्बन ब्रश में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है और कॉपर ब्रश का कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो बात करें हम कार्बन ब्रश की, इसको हटाएं, किसको हटाएं, इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ पास लिखते हैं हम कार्बन ब्रश, पहले कार्बन ब्रश लिखते हैं। कार्बन ब्रश, तो कार्बन ब्रश देखिए, कोई भी कम्यूटेटर है तो उसमें हमको धारा को बाहर ले जाने के लिए कम से कम कितने ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी। एक ब्रश में क्या हम काम चला सकते हैं, एक ब्रश में क्या हम काम चला सकते हैं, कभी नहीं चला सकते। हमको मिनिमम न्यूनतम 2 ब्रश चाहिए ही चाहिए। तो न्यूनतम हमको 2 ब्रश चाहिए होता है। तो हम यहाँ पास दोनों ब्रश की कंडीशन बता रहे हैं, दोनों ब्रश की जो वोल्टेज ड्रॉप है तो बता रहे हैं। तो दोनों ब्रश जो होता है, देखिए दोनों ब्रश को जब हम उसकी वोल्टेज निकालेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पास एक ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप है कितना, हमारा कोई कार्बन ब्रश हो गया और उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप, कार्बन ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 1 वोल्ट होता है। यदि हम 2 ब्रश लगाते हैं तो वहाँ पास 2 वोल्ट हो जाएगा। यहीं पास हम बात करते हैं आपकी कॉपर की। कॉपर की, तो कॉपर ब्रश जो वोल्टेज ड्रॉप करता है तो वो बहुत कम करता है। तो वो कितना करता है, 0.3 वोल्ट करता है। कॉपर ब्रश जो वोल्टेज ड्रॉप करता है वो 0.39 वोल्ट करता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो भी क्या करता है, थोड़ा कम करता है। तो उसको हम मीडियम में लेते हैं, क्या उसको हम मीडियम में लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पास ले लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो जो ग्रेफाइट होता है ये जो वोल्टेज का ड्रॉप करता है वो 0.5 वोल्ट करता है। तो हाई यदि हमको वोल्टेज चाहिए तो वहाँ पास हम कार्बन ब्रश का यूज़ करेंगे। मीडियम वोल्टेज चाहिए तो वहाँ पास हम यूज़ करेंगे आपके ग्रेफाइट का। यदि हमको लो करंट छोटी मशीन में हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें धारा तो हाई मिलेगी, धारा हाई मिलेगी, लेकिन छोटी मशीन में इसका हम यूज करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी मशीन में इसका यूज करेंगे। बड़ी मशीन में हम कार्बन ब्रश का, तो इसमें धारा तो हमको हाई मिलती है, लेकिन छोटी मशीन में
तो यहाँ पास इसका यूज करते हैं। अब इसमें जो करंट होती है, करंट संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है, तो जो कार्बन ब्रश की होती है, तो वो 23 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 23 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सॉरी, मैं उल्टा बता गया। यहाँ पास जो 5 से 7 सेंटीमीटर पर 5 से 7 एम्पियर सेंटीमीटर पर स्क्वायर होगा हमारा यह कार्बन ब्रश का क्या, ये करंट जो डेंसिटी होती है, धारा घनत्व होता है, तो वह कार्बन ब्रश का होता है। यदि हम कॉपर ब्रश की देखें तो कॉपर ब्रश की जो डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी होती है, वो आपकी होती है 23 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये कॉपर ब्रश की डेंसिटी होती है। तो इसको आपको याद रखना है, ये डाटाबेस क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ बात करें हम वोल्टेज की कर लिया और करंट की भी कर लिया। अब हम बात करें कि इसको हम यदि सीधा रख देते हैं, होल्डर को एक फिक्स करके होल्डर में यदि हम फिक्स करके इसको रख देते हैं, तो इसका दबाव हमको तो पता नहीं चलेगा कि कितना इसका दबाव लग रहा और कितना कम हो रहा। कहीं पास यदि आर्मेचर थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो उसका फ्रिक्शन जो होगा, घर्षण होगा, यदि इसको फिक्स करके रख देते हैं तो इसका जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो वो हमको अनियमित होगा। तो ब्रश को वो क्या करेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब इस प्रकार से उसको उठाएगा और एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमको जैसे बाइक वगैरह में यदि कोई गड्ढा कूदती है गाड़ी, तो उसको जो ऊपर नीचे होती है, तो उसको एक बैलेंस बनाने के लिए, नियत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें स्प्रिंग यूज करते हैं, जिसको सॉकर वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पास भी हमको ब्रश जब कम्यूटेटर घूमेगा तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको ऊपर नीचे होगा तो कार्बन ब्रश को हमारा एक नियत बना के रखे, तो जिससे कम घिसे, तो उसके लिए हम स्प्रिंग लगा के यहाँ भी रखेंगे। तो हमने एक यहाँ पास क्या करते हैं, स्प्रिंग लगा के रखते हैं। तो फिर एक स्प्रिंग का दबाव भी हमको पता करना पड़ेगा। यदि उसको हम ज़्यादा दबा देंगे, किसी चीज़ को ज़्यादा दबा देंगे, तो वह ज़्यादा दबेगा और जब घूमेगा आर्मेचर तो वो ब्रश को इतना घिस देगा कि वो बहुत ज़्यादा घिस जाएगा। तो फिर हम इसको कम रखना पड़ेगा। तो कम यदि रखते हैं तो उसको जब आर्मेचर यहाँ पास घूमेगा और ब्रश कम है, तो कभी थोड़ा सा टच करेगा, कभी बहुत ज़्यादा टच करेगा, कभी थोड़ा सा, कभी बहुत ज़्यादा, या फिर घूमेगा तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब कम दबाव रहेगा। तो जब ऊपर नीचे होगा, धारा इधर से गुजरेगी, तो वह क्या होगा, उसमें स्पार्किंग होगी, जिससे हमारा वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो भी तो सही नहीं है। तो हमको एक ऐसा दबाव फिक्स रखना पड़ेगा जिसकी वजह से इसमें स्प्रिंग में एक अच्छा नियत उसका स्पार्किंग वगैरह भी ना हो और अच्छे कंडीशन में काम भी करे। तो इसका दबाव जो है तो एक फिक्स किया गया है कि कितने दबाव पे रखें। तो इसको स्प्रिंग का जो दबाव है 0.9 kg पर सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो दबाव है तो इतना दबाव हमको रखना पड़ता है। यदि आपको केजी में पूछा है तो इस डाटा को याद रखना है। यदि न्यूटन में पूछ लिया, न्यूटन भी एक दबाव होता है, प्रेशर का होता है, तो न्यूटन में पूछ लिया तो फिर यहाँ पास 0.9 की जगह आपको लिखना है 1.5 न्यूटन लिखना है पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको न्यूटन के लिए यह याद रखना है और आपको केजी के लिए याद रखना है किसका, ब्रश का जो दबाव होता है, ब्रश का दबाव ये होता है। अब इसमें कहेंगे आप तो बात किए थे कि यह ज़्यादा दबेगा या फिर कम दबेगा तो यह घिस जाएगा। तो हाँ, ये तो घिसेगा ही। मैं शुरू में ही बताया कि यह स्वयं घिस जाता है, परंतु यह कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता। तो यह घिस जाता है तो इसको फिर चेंज भी करना पड़ेगा। घिस के बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फिर इसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल, इसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो फिर कितना घिस जाता है तो इसको हमको चेंज करना चाहिए। ऐसे हो सकता है ना, कितना घिस जाए तो इसको हमको चेंज करना चाहिए। तो इसका 2/3 भाग यदि घिस गया है, क्या 2/3 भाग यदि इसका घिस गया है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। या तो फिर इसका उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि घिस तो गया है 2/3 भाग, लेकिन बचा कितना है, उसमें बचा भी होगा ना कुछ। तो 1/3 भाग यदि बचा है तब भी
तब या उसको चेंज कर देना चाहिए। जब 2/3 भाग घिस गया हो तब उसको कह सकते हैं कि चेंज कर दे, या तो फिर बचा कितना हो 1/3 बचा हो तब उसको चेंज कर दे, बात वही है। तो हमको ऐसे याद रखना है कि 2/3 भाग ज़्यादातर इस तरह पूछा जाता है कितना घिस गया तो उसको चेंज कर देना चाहिए। तो 2/3 भाग यदि उसका घिस गया है तो उसको हमको चेंज कर देना चाहिए कार्बन ब्रश को। अब इसमें जो घर्षण होगा, इसका दबाव जब पड़ेगा तो उसमें घर्षण होगा। बिना घर्षण का कोई चीज़ संभव नहीं है। जैसे आप चलते भी हैं ना कहीं, तो ज़मीन और आपके तलवे के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से आप घर्षण की वजह से आप रुक पाते हैं, और फिर आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आप चल पाते हैं। तो घर्षण यदि जीरो हो जाए ना तो आप गिर जाएंगे। बारिश वारिश के टाइम में कहीं जब काई वगैरह रहता है, शैवाल वगैरह रहते हैं, पैर रखते ही आप गिर जाते हैं, या फिर फर्श पे ऑयल गिरा है, डीजल पेट्रोल घी कुछ भी गिरा है, तो वहाँ फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है जीरो लगता है, तो आप गिर जाते हैं। तो घर्षण का होना ज़रूरी है। तो घर्षण इसमें घर्षण कैसा होना चाहिए? तो घर्षण उच्च होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो इसके कम्यूटेटर और ब्रश के संपर्क के बीच में जो घर्षण होता है तो वो कैसा होना चाहिए? तो घर्षण इसका जो फ्रिक्शन है तो वो निम्न होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इसका घर्षण जो होता है तो वो कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। घर्षण गुणांक बोल दें, घर्षण गुणांक कैसा होना चाहिए? वो निम्न होना चाहिए। इसका घर्षण गुणांक निम्न होना चाहिए। ओके, इसमें आप डाटा वाले क्वेश्चन कुछ नोट कर लीजिए जो आपको यहाँ पास दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये हुआ कार्बन ब्रश, आपने नोट कर लिया कार्बन ब्रश। इसमें एक पॉइंट इसमें ये भी डाल सकते हैं कि जो इसका ताप गुणांक है वो कैसा होना चाहिए? जो ब्रश है, ब्रश का जो ग्रेफाइट जो हमने कार्बन ब्रश यूज किया है, इसका जो ताप गुणांक है, ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक इसका कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। इसका ताप गुणांक निम्न होना चाहिए। हालांकि यह ग्रेफाइट जो है ना, कार्बन ब्रश जो है ना, तो कार्बन ब्रश यह ऐसा कार्बन ब्रश होता है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि यह यदि कम्यूटेटर चल रहा है और यह स्पर्श कर रहा है तो यह गर्म होगा। दोनों के बीच में क्या होगी? हीटिंग होगी, गर्म होगी। तो गर्म होगा तो कार्बन ब्रश क्या होगी? उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी। तो कार्बन ब्रश की यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर में ये होता है ना, उसमें सेमीकंडक्टर में कोई सेमीकंडक्टर है नहीं, लेकिन उसको कह सकते हैं, उससे उसकी तुलना कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन आपसे पूछे कि कार्बन ब्रश क्या सेमीकंडक्टर है, तो आपको बताना है कि नहीं, वह सेमीकंडक्टर नहीं है। तो उससे हम तुलना कर सकते हैं। तो कार्बन ब्रश क्या होता है? उसको टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोध घटती है, उसकी प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता घटती है, और उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो कार्बन ब्रश में ये भी एक अच्छा गुण होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पास ये कार्बन ब्रश के बारे में इतनी सारी बातें हुई, कम्यूटेटर वगैरह और अन्य चीज़ों के बारे में मैंने पहले ही बात कर लिया था। अब इसमें हमको दिख रहा है यहाँ पास बियरिंग। तो अब हम बियरिंग की बात करते हैं। ये बियरिंग है। बियरिंग भी छोटी बड़ी मशीन में अलग अलग प्रकार की बियरिंग भी होती है, उनका यूज़ करना पड़ता है। इसको नोट कर लिए है अपना, तो उसका भी यूज़ करना पड़ता है। तो उसको भी हमको बियरिंग को भी देखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि बियरिंग में हम बियरिंग लगाते तो हैं, तो बियरिंग हम क्यों लगाते हैं? तो बियरिंग लगाने का कारण है उसमें स्मूथ, जो उसकी घूर्णन गति हो वो क्या स्मूथ बना के रखे,
है ना। तो इसके लिए हमको ईजी बना के रख देता है उसके घूर्णन गति को, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पास बेरिंग के यूज़ करना पड़ता है। तो जो बेरिंग होती है ना कई प्रकार से होती है, बेरिंग कई प्रकार से होती है। कुछ बेरिंग का हम नाम लिखते हैं। तो बेरिंग होती है तो बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, पेडेस्टल बेरिंग, पेडेस्टल बेरिंग, पुश बेरिंग, स्लिप बेरिंग, स्लिप बेरिंग। तो ये बेरिंग होती है और बहुत सारी प्रकार की होती है जो अपने मशीन में यूज़ करते हैं। तो सामान्यतः यही बेरिंग, इन्हीं बेरिंग में से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि हम मशीनों में किस कंडीशन में कौन सी बेरिंग का यूज़ करेंगे। यदि हमारी मशीन क्या है, बड़ी है, लॉन्ग है, बड़ी साइज़ की जो मशीन होगी तो उसमें हम कौन सी बेरिंग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम रोलर बेरिंग यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं, रोलर बेरिंग यूज़ करते हैं। लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है कि कौन सी कंडीशन में हम रोलर बेरिंग यूज़ करेंगे और कहाँ पास हम रोलर बेरिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गई कोई हमारी मशीन। तो मशीन में इधर साइड मान लेते हैं हमारा क्या है, एक RO जुड़ा है, टरबाइन जुड़ा है, टरबाइन जुड़ा है, और इधर साइड क्या लगा है, लोड वगैरह लगा है, जो भी लगा हो, टरबाइन जुड़ा है, इधर कुछ नहीं लगा है। ठीक, तो टरबाइन जब जुड़ा है तो हमारी टरबाइन जो घूमेगी, घुमाएगी, तो हमको इस बेरिंग में ज़्यादा हमको लोड पड़ेगा कि इस बेरिंग में ज़्यादा लोड पड़ेगा। जब ये टरबाइन हमारी घुमाएगी तो यहाँ पास ड्राइविंग इसको लोड बोलेंगे, क्योंकि ड्राइव मतलब घुमाना। पहले यहाँ पास उसको ज़्यादा बल पड़ेगा, पहले यहाँ पास घूमेगी तो एक साथ ही, लेकिन जो बल की बात पड़े तो बल इस बेरिंग में ज़्यादा हमको पड़ेगा। ये जो इंड साइड है, पीछे साइड, इस वाले इंड बेरिंग में कम थोड़ा पड़ेगा। इसमें ड्राइविंग, इसको ड्राइविंग साइड बोलते हैं। तो ड्राइविंग साइड में इसमें ज़्यादा बल पड़ेगा, क्योंकि जो ये टरबाइन घुमाना प्रारंभ करेगा तो इसमें ज़्यादा बल पड़ेगा। तो इस वाले बेरिंग में हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसको हम ड्राइविंग साइड बेरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइविंग साइड, ड्राइविंग साइड बेरिंग बोलेंगे। तो ड्राइविंग साइड बेरिंग में हम अलग बेरिंग यूज करेंगे, बड़ी मशीनों की बात कर रहे हैं, और इधर साइड हम अलग बेरिंग यूज करेंगे। तो ड्राइविंग साइड बेरिंग में हम कौन सी बेरिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पास ये जो आपको दिए हम, कहाँ, पेडेस्टल बेरिंग। ये पेडेस्टल बेरिंग जो होती है, पेडेस्टल बेरिंग, तो ड्राइविंग साइड में हम पेडेस्टल बेरिंग यूज़ करेंगे। तो फिर हमको इधर ज़्यादा भार पड़ रहा था तो इधर हमने पेडेस्टल बेरिंग यूज़ कर लिया। अपेक्षाकृत इससे इधर कम थोड़ा लोड पड़ेगा, भार पड़ेगा, तो इधर हमको पेडेस्टल बेरिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर साइड हम बॉल बेरिंग से भी काम चला सकते हैं। तो इधर साइड हम रोलर बेरिंग, इधर साइड हम रोलर बेरिंग ही यूज़ करेंगे। रोलर नहीं, रोलर बेरिंग यूज नहीं करते हैं। यहाँ जो ड्राइविंग मोड है ना, तो यहाँ पास पेडेस्टल बेरिंग यूज नहीं करेंगे। पेडेस्टल बेरिंग का यूज हम बड़ी मशीनों में करते हैं। यहाँ पास हम रोलर बेरिंग यूज करेंगे। यहाँ पास हम रोलर बेरिंग। तो जो ड्राइविंग मोड साइड होता है यहाँ पास रोलर बेरिंग यूज करेंगे, और इधर साइड की बात करें तो इधर साइड हम बॉल बेरिंग यूज करेंगे। बॉल बेरिंग इधर साइड जो इंड साइड होता है, पीछे साइड होता है बॉल बेरिंग, और जो सामने जहाँ ज़्यादा बल पड़ता है यहाँ पास हम रोलर बेरिंग यूज़ करते हैं। तो फिर पेडेस्टल बेरिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, तो पेडेस्टल बेरिंग का यूज़ करते हैं बहुत बड़ी मशीनों में, बड़ी मशीनों में पेडेस्टल बेरिंग का यूज़ करते हैं। और ये जो बॉल बेरिंग होती है, तो बॉल बेरिंग क्या होते हैं, ये बॉल बेरिंग होती है ना, बेरिंग होगी। ये बेरिंग तो आपने भी सामान्यतः देखी होगी, गोला रहेगा, मैंने इस तरह से बना दिया, गोलाकार रहेगा। तो यहाँ पास बाल डला होता है बेरिंग में, है ना, बाल, छोटे छोटे बाल डले होते हैं, तो ये बाल बेरिंग होती है। तो इसका ये वाला जो भाग होता है आउटर साइड होता है, ये वाला इंड साइड होता है। तो बाल बेरिंग जो बेरिंग होती है ना, तो बेरिंग तो ज़्यादा बाल किस पर, ज़्यादा वजन, ज़्यादा भार, ज़्यादा लोड किसको सहना पड़ता है, इस
इंडोर साइड की कि ये आउटर साइड, बाहरी वाली साइड को, तो किसको ज़्यादा सहन करना पड़ता है? तो जो ये अस्थाई होता है इसको क्या बोलते हैं? अस्थाई वाली बोलते हैं, फिक्स रहती है और ये मूविंग करती है, ये वाली मूविंग करती है, मूव करती है, घूमती है। तो इस वाले पर जो आउटर साइड होती है ना, इस पर ज़्यादा क्या पड़ता है? आउटर साइड, आउटर साइड। तो आउटर साइड में ज़्यादा बेरिंग पर यहाँ पास लोड पड़ता है, ना कि इंड वाली साइड पर। तो ये आपको ध्यान देना है। तो बाल बेरिंग में, तो बाल बेरिंग की यूज़ कहाँ करेंगे? हम लोग अक्सर अपने जो लैब में मशीनें होती थी, प्रैक्टिकल रूम में जो मशीनें होती थी प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पास बाल बेरिंग का ही यूज करते थे। तो सामान्यतः मशीन में हम बाल बेरिंग की यूज़ करेंगे, या फिर मीडियम जो साइज़ की मशीन होगी उसमें हम बाल बेरिंग का यूज़ कर लेंगे। तो बाल बेरिंग का यूज हम मीडियम मशीन में कर लेंगे। रोलर बेरिंग का यूज हम ड्राइविंग साइड करेंगे, बड़ी मशीनों में ड्राइविंग साइड करेंगे। पेडिस्टल बेरिंग का यूज बहुत बड़ी मशीनों में करेंगे, बड़ी मशीनों में। पुश बेरिंग जो होती है, तो हम लोग कूलर वाले मोटर जो होते हैं, कूलर वाले मोटर, उसमें पुश बेरिंग का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पास स्लिप बेरिंग जो होती है, तो स्लिप बेरिंग का यूज़ कहाँ करेंगे? जो हाई स्पीड से घूमता हुआ फैन वगैरह होते हैं, आप दीवार में फैन देखे होंगे, बहुत स्पीड से घूमते हैं, 1500 RPM, 3000 RPM जो स्पीड में घूमते हैं फैन, तो उसमें हम कहाँ करते हैं? स्लिप बेरिंग का यूज़ करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्लिप बेरिंग का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हम बेरिंग का यूज़ कर लेते हैं। बेरिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो बेरिंग होती है, तो ये बनाई किस चीज़ की जाती है? तो बेरिंग जो होती है तो क्रोम स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? क्रोम स्टील की बनाई जाती है। क्रोम स्टील बेरिंग जो है तो क्रोम स्टील की बनाई जाती है। कार्बन ब्रश यहाँ लिख दिया, कार्बन ब्रश नहीं। तो बेरिंग जो होती है ना, यहाँ पास बेरिंग पढ़ रहे थे, बेरिंग क्रोम स्टील की बनाई जाती है। तो ये हो गई आपकी बेरिंग। अब इसमें और क्या दिखता है आपको? ये शाफ्ट भी दिखता है। तो शाफ्ट जो होगा ना आपका माइल्ड स्टील की बनाई जाएगी। जो शाफ्ट होगा तो माइल्ड स्टील की बनाई जाएगी। माइल्ड स्टील मतलब इसमें जो इसका वो होता है, ऐंठन सामर्थ्य बोले, ऐंठन सामर्थ्य बोले तो वो क्या होता है? उच्च होता है। मान लीजिए इधर साइड हमने क्या कर दिया? टरबाइन को लगा दिया, और इधर भी लोड वगैरह कुछ लगा दिए, लोड लगा दिए। अब टरबाइन तो हमको अचानक मान लीजिए घूमी बहुत स्पीड से, तो ये तो अस्थाई है। तो ऐसा ना हो कि टरबाइन के साथ साथ ये क्या हो गया? मुड़ छुड़ जाए। जैसे कपड़े को हम मोड़ते हैं ना, मुड़ जाता है कपड़ा, तो उस प्रकार से उसकी ऐंठन सामर्थ्य बोल सकते हैं कि कपड़े की ऐंठन सामर्थ्य कम है, उसको मोड़ते हैं तो ये मुड़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पास जो शाफ्ट है तो उसकी ऐंठन सामर्थ्य क्या है? हाई है, उच्च है। तो इसकी ऐंठन सामर्थ्य हाई है, तो यह मुड़ेगा नहीं। तो इसकी ऐंठन सामर्थ्य को हम हाई बनाए रखने के लिए किसका यूज करते हैं? पास माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। वहाँ पास तो चमक आ जाता है ना, इसको यहाँ पास लिखते हैं माइल्ड स्टील। तो इसका जो शाफ्ट होता है तो हम माइल्ड स्टील का बनाते हैं। ओके, तो इसमें ये हो गया। अब इसमें थोड़ा अलग, इससे हम अब मोटर इसके बॉडी से थोड़ा संरचना से अलग हम बात करते हैं अलग चीज़ पर। तो वो अलग चीज़ क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, बेरिंग वगैरह। अब हम बात करते हैं इसमें जो बाइंडिंग वगैरह करते हैं उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। दिख रहा, बाकी सभी को क्लियर ही दिख रहा? नोट कर लिए होंगे इसको आप। अब इसमें हम बात करते हैं किसकी? आर्मेचर के अंदर जो इसकी बाइंडिंग है। आर्मेचर आर्मेचर बाइंडिंग की बात करें तो आर्मेचर बाइंडिंग में सबसे पहले हमको जो देखने को मिलता है तो कॉइल से हम बाइंडिंग बनाते हैं। कॉइल होता है, तो हम कोई भी बाइंडिंग करने के लिए कम से कम 2 कॉइल का यूज़ करते हैं। कितना? 2 कॉइल का यूज़ करते हैं। एक तार ए हो गया, सॉरी कॉइल नहीं, तार। तार से हम क्या बनाएंगे? कॉइल को बनाएंगे। तो इसको अभी हम वायर बोलेंगे, चालक बोलेंगे, तार बोलेंगे। तो ये हो गया तार, यानी कंडक्टर हो गया, चालक हो गया। तो इसका नाम हमने ए दिया था, इसका नाम बी दिया था, इसका नाम सी और इसका नाम डी दिया था।
तो जो हमारी ईएमएफ उत्पन्न होती है इन कंडक्टर में होती है। तो इसको हम ईएमएफ को इधर से इधर इसको एक पथ बनाए रखने के लिए हम यहाँ पास तार को हम एक जोड़ देते हैं अलग से। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा तार हो जाता है, इंड तार, जो कि अंतिम में जुड़ा है। तो ये कौन सा तार हो जाएगा, इंड तार, या फिर इसको इंड कनेक्शन बोल सकते हैं, या तो फिर इसको इंड कनेक्शन बोलेंगे। तो यह जो है तो क्या है, इंड कनेक्शन है। इसी प्रकार से हम तार को ले लेते हैं और आर्मेचर में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो यह एक सिंगल तार है। कैसा तार है, सिंगल तार है, सिंगल तार है। इसी प्रकार से हमको मान लीजिए यहाँ पास सिंगल तार में क्या होगी, सिंगल तार है तो इसमें 2 वोल्ट हमको मिल रही और इसमें भी 2 वोल्ट मिलेगी। प्लस से कहाँ जाएगी धारा, माइनस की ओर जाएगी, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की ओर जाएगी। तो धारा की दिशा हमारी कुछ इस प्रकार से हो गई। 2 वोल्ट इस कंडक्टर में मिल रही और 2 वोल्ट इस कंडक्टर में मिल रही। तो 2 हमको कितनी मिल गई, हमको 4 वोल्ट मिल गई, 4 वोल्ट मिल गई। अब हमको 4 वोल्ट से ज़्यादा हमको वोल्टेज लेना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ वायर की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। वायर की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर हमको वायर की संख्या को बढ़ाएंगे हम इस प्रकार से कुछ। इस प्रकार से हम वायर की संख्या को क्या बढ़ाते हैं। तो 2 वोल्ट इसमें भी मिली, 2 वोल्ट इसमें भी मिली, यहाँ से गई धारा यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई 2 वोल्ट मिली और यहाँ से यहाँ। तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो कितना हो गई, 4 वोल्ट हो गई। कितना, 8 वोल्ट हो गई। कितना, 8 वोल्ट हो गई। तो इस प्रकार से यदि हम कंडक्टर की क्या करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे तो फिर हमको वहाँ पास उत्पन्न ईएमएफ की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम बात कर रहे थे सिर्फ कॉइल की। ये था कॉइल, कॉइल कहे तो कुंडली। तो कुंडली क्या है, कम से कम कुंडली हमको जो तार है, तो कुंडली बनाने के लिए जो तार की संख्या न्यूनतम 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 2 हमको तार को बनाना है, अधिकतम कितना भी ले सकते हैं जितने की हमको आवश्यकता हो। तो इस प्रकार से यह तार हो जाता है, कुंडली हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि इसके कुंडली में जो क्या है, फैलाव है, फैलाव है। यहाँ पास जो चालक होता है ना, चालक, ये क्या है, चालक है, चालक है, चालक, चालक बोले तो कंडक्टर। चालक को यहाँ पास जेड से दर्शाते हैं। चालक को यहाँ पास हम आर्मेचर कंडक्टर को जेड से दर्शाते हैं। तो यहाँ पास जेड क्या है, आर्मेचर कंडक्टर है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। जेड क्या है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या है। यहाँ पास कई बार हमने टर्न लगा दिया, टर्न लगा दिया, कई बार हमने जो टर्न लगाया है तो उसको हम बोलेंगे टर्न की संख्या, की संख्या, टर्न की संख्या। टी क्या है, टर्न की संख्या। या फिर टर्न को आपको यदि हिंदी नाम लिख के देता है तो फिर आपको बोलेगा वो बर्तन, क्या बोलेगा, हिंदी नाम इसका बर्तन बोल देता है। आर्मेचर को आपको बोल देता है कवच, क्या नाम दे देता है, कवच। कंडक्टर चालक, संख्या तो संकेच होगी। इंड कनेक्शन को अंतिम संयोजन बोलेंगे या फिर अंतिम सिरा बोल देंगे। तो इसमें यह चीज़ होता है। यदि हमको यह ज्ञात करना है कि जो आर्मेचर में चालक की संख्या है, तो चालक की संख्या को हमको ज्ञात करने के लिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। तो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या को हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास 2 से हमको टर्न की संख्या को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से हम टर्न की संख्या को गुणा कर देंगे तो हमको आर्मेचर कंडक्टर की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पास हमको मिनिमम 2 कंडक्टर लेना पड़ा था, इसलिए हम 2 कंडक्टर को हम 2 से हम गुणा करते हैं तो हमको इस प्रकार से टर्न की संख्या निकल आएगी। तो ये हो गई हमारी कॉइल। कॉइल में इतना हम चीज़ सीखते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ हम कॉइल के बाद देखते हैं यहाँ पास कॉइल स्पेन या कॉइल फैलाव। कॉइल पिच बोले या फिर कॉइल स्पेन बोले, कॉइल
पिच या कॉइल स्पैन। पिच को क्या बोलेंगे? क्षेत्र। स्पैन को क्या बोलेंगे? फैलाव। स्पैन को क्या बोलेंगे? फैलाव। इस प्रकार से फैलाव बोलेंगे। तो कॉइल का जो क्षेत्र है, फैलाव है, वो क्या है? तो यह कॉइल है, इसका क्या होगा? एक फैलाव होगा। हम यहाँ तक भी रख सकते हैं, आप जितना फैलाएं इसको तो वही होगा क्या? इस कॉइल का क्षेत्र या फैलाव होगा। तो यहाँ पास कॉइल का एक जो चीज दिख रहा है आपको, एक कॉइल का क्या है? स्पैन लिखते हैं। कॉइल का स्पैन, ये स्पैन, कॉइल का यह क्या है? स्पैन है। तो दो कॉइलों के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी? कॉइल स्पैन होगी। इसको ऐसे हम समझते हैं कि ये हो गया हमारा क्या? आर्मेचर हो गया। ये आर्मेचर हो गया। यहाँ पास हमने क्या किया? कॉइल को लगा दिया। कॉइल को यहाँ पास हमने लगा दिया। तो एक कॉइल हमने कहाँ किया? लगाया। ये हो गया उसका कम्यूटेटर। तो एक कॉइल हमने क्या लगाया? इसके एक कॉइल को हमने कुछ इस प्रकार से लगाया, यहाँ पास लगाया। तो देखेंगे कि इसके बीच का जो फैलाव है आर्मेचर में, इसके बीच का जो फैलाव है, तो ये क्या होगा? कॉइल पिच या कॉइल स्पैन, यही होगा कॉइल स्पैन। तो दो कॉइलों के बीच की जो फैलाव होगी, दूरी होगी, वही क्या होगी? कॉइल स्पैन होगी। ओके। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरी। ये मतलब आर्मेचर पढ़ने से पहले कुछ वर्ड होते हैं, टर्म होते हैं, उस टर्म को, पद को हमको जानना होता है। कि कुंडली हम नाम ले लेंगे, आर्मेचर पिच नाम ले लेंगे, तो आप क्या समझ पाएंगे? नहीं। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पास देख लेते हैं कि ये टर्म होते हैं, पद होते हैं इसके। अब देखते हैं यहाँ पास तीसरा जो रहेगा, तो पोल पिच। पोल पिच क्या होता है? पोल पिच, पोल पिच, पोल पिच क्या होगी? पोल पिच, पोल मतलब ध्रुव, पिच मतलब क्षेत्र, ध्रुव क्षेत्र। तो पिच, पोल पिच, ध्रुव क्षेत्र क्या है? तो हमने यहाँ पास क्या किया? एक बना लिया हमने, क्या? जनरेटर। ये हो गया उसका आर्मेचर। यहाँ पास आर्मेचर में कंडक्टर की हो गई संख्या, आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या हो गई, उसकी शाफ्ट हो गई। और यहाँ पास हमने क्या देख लिया? पोल देख लिया। यहाँ पास हमने क्या देख लिया? पोल देख लिया। ओके। तो हमारा यह पोल है एन और ये है एस है। हम पढ़ रहे हैं पोल ध्रुव या पोल पिच। तो इसमें एक कंडक्टर, एक क्या हो गया? पोल यहाँ पास हो गया, और एक पोल हमारा कुछ यहाँ पास हो गया। दो हमारे पास मान लीजिए चार पोल है, चार पोल है, एक एन है, एक एस है, एक एन है और एक एस है। इसकी एन से एस की ओर जाएगी चुंबकीय बल लिखा है, और एन से एस की ओर जाएगी, इस प्रकार से चुंबकीय बल लिखा है, इसकी जाएगी। इसमें ऐसे छेदन होगा तो ये घूमने चालू कर देगा। ऐसा है? नहीं, ऐसा मोटर में होता है। तो जनरेटर में है जिसको हम घुमाते हैं। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पास एन और एस है, और एस, एन और एस है। तो इस प्रकार से जो हमारे चार पोल हो गए। अब चार पोल जो हो गए, तो उसमें से एक पोल को हम लेते हैं। एक पोल अपने कितने आर्मेचर को, आर्मेचर के जो इसमें स्लॉट हैं, खांचे हैं, या तो फिर बोल सकते हैं कंडक्टर को, तो कितने कंडक्टर को घेरता है, वह उसका हो जाएगा क्षेत्र। वह कितने क्षेत्र में फैला है, कितने क्षेत्र को घेर रहा है। जो उसके स्लॉट हैं, खांचे हैं, तार हैं, वह कितने तार को, कितने खांचे को, कितने स्लॉट को, यह जो क्षेत्र है, चुंबक का क्षेत्र है, ध्रुव का क्षेत्र है, वो कितने
कंडक्टर को घेर रहा है, तो वही उसका होगा, जितने कंडक्टर को घेरेगा वह उसका क्या हो जाएगा, ध्रुव क्षेत्र हो जाएगा, पोल पिच हो जाएगी। तो पोल पिच का मतलब समझ में आएगा, ये जो पोल है तो अपने कितने कंडक्टर को घेर रहा है, कितने क्षेत्र में फैला है, कितने पिच में फैला है। जैसा क्रिकेट खेलते हैं ना, तो अपने पिच होती है, पिच में फैलते हैं वो लोग, खेलते हैं, तो कितने पिच में वो फैले हैं, तो वही होगा इसका पोल पिच। तो मान लेते हैं कि कंडक्टर की संख्या, फिर आप कोई पूछेगा बहुत सारे पोल है, बहुत सारे कंडक्टर है, तो उसको आप बताएं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके एक फार्मूला बना है कि पोल पिच को लेंगे पहले, पोल पिच बराबर क्या होगा, तो पोल पिच बराबर यहाँ हम ले लेंगे किसको, पूरे कंडक्टर की संख्या, या तो फिर स्लॉट की संख्या, या तो चालक की संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ले लेंगे हम कंडक्टर की संख्या, कंडक्टर की संख्या, या तो फिर बोल सकते हैं स्लॉट की संख्या, स्लॉट्स की संख्या, और जितने कंडक्टर की संख्या है तो, और जितने पोल की संख्या है, तो पोल की संख्या जितना है उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। औसत जैसे निकालते हैं भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारे 4 पोल हैं, तो यहाँ पास हमारी हो जाएगी पोल की संख्या, पोल की हो जाएगी संख्या। तो कंडक्टर की संख्या या स्लॉट की संख्या बाई पोल की संख्या हम भाग दे देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, पोल पिच निकल आएगी। तो एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि इस कंडक्टर का मान आपको दे देता है यहाँ पास कि पोल पिच आप निकाल के बताओ, प्रश्न में दे देता है कि हमारे पास 16 कंडक्टर हैं, 16 कंडक्टर हैं, और तुमको हम 4 पोल देते हैं, तो इसकी पोल पिच आप निकाल को बताओ। तो आप बोलेंगे फटाफट पोल पिच लिखेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे कि हमको आप चुनौती देते हैं, धमकी, देखो 16 कंडक्टर आपने दिया, 4 पोल दिया, तो हम बता देंगे पोल की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 जो पोल पिच है तो वो कितनी है, 4 है। तो इसको हम 4 लिख के दे देंगे ना, तो बोलेगा तुम तो बहुत होशियार बन रहे थे, अभी दिखाओ, गलत हो गया। तो इसको आप बताएंगे 4 कंडक्टर यानी 4 चालक पर पोल, आप इस प्रकार से बताएंगे ना, तो बोलेगा कि हाँ शाबाश बेटा सही है। तो इस प्रकार से देना है अंतर संख्या, 4 कंडक्टर पर पोल, यदि 4 बस बोल दिए तो फिर गलत हो गया वो। ओके, तो इस प्रकार से पोल पिच हो गई। आगे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, उसमें आइएगा आप नेक्स्ट क्लास में, तो इसमें इससे जुड़ी चीज़ें और बताएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इससे आगे बढ़ेंगे तो।